आंखें बंद करने को बोला जाता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, उसकी रूह एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। ये जगह इंसानों की दुनिया और आफ्टर लाइफ के बीच की बाउंड्री होती है। यहीं उसकी मुलाकात एक बहुत ही बुजुर्ग औरत से होती है, जिसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा होती है। वो जुन को बताती है कि डीमंस जिंदा रहने के लिए कमजोर इंसानों के शरीर पर कब्जा कर लेते हैं, फिर उनसे बुरे काम करवाते हैं और मासूम लोगों की जान लेकर उनकी सोल्स को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। हर सोल के साथ उनकी ताकत और भी बढ़ जाती है। इसी वजह से उन्हें जुन जैसे नए डीमन हंटर की जरूरत है। सब कुछ समझाने के बाद मारी उसे 1 हफ्ते का वक्त देती है। अगर 7 दिन के अंदर जुन उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता तो उससे इस दुनिया की सारी यादें हमेशा के लिए मिटा दी जाएंगी। जुन अभी इस सब के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी एक बुरी खबर मिलती है। उसका दोस्त जेवन कुछ गुंडों के हाथ लग चुका होता है। हाना अपनी पावर्स की मदद से तुरंत ये बात जान लेती है। बिना एक पल गमाए जुन अपने दोस्त को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। वो जानता है कि उसकी टांग कमजोर है और सामने वाले उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। फिर भी वो डर कर पीछे नहीं हटता। लेकिन कुछ ही देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो दोबारा शॉप के अंदर होता है। उसे कुछ भी याद नहीं होता। असल में हाना और चोई पहले ही उन गुंडों को हरा चुके होते हैं और मारी सबकी यादें मिटा देती है। जुन उठने की कोशिश करता है, लेकिन चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। तभी उसे एक अजीब बात महसूस होती है। उसकी वो टांग जो सालों से ठीक से चलती ही नहीं थी, अब बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। जुन धीरे से खड़ा होता है। पहले तो उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी टांग सच में ठीक हो गई है। सालों तक दर्द और लंगड़ा कर चलने की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए बिना सहारे चलना भी उसे अजीब लग रहा होता है। कुछ ही पल बाद वो खुशी से बाहर दौड़ पड़ता है। जिंदगी में पहली बार वो दोनों टांगों से आराम से चल रहा होता है। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर साफ पता चल रहा था कि उसकी दुनिया बदल चुकी है। अगले दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इसी दौरान उसकी नजर हाना पर पड़ती है। उसकी खूबसूरती देखकर जुन एक पल के लिए उसी को देखता रह जाता है। शायद यहीं से उसके दिल में हाना के लिए फीलिंग्स भी शुरू हो जाती हैं और अब डीमन हंटर बनने की उसकी इच्छा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। इसके बाद चोई उसे हंटर बनने के फायदे समझाता है। वो बताता है कि एक हंटर की ताकत आम इंसान से कई गुना ज्यादा होती है। इतना ही नहीं, वो किसी भी इंसान को छूकर उसकी छिपी हुई यादों तक देख सकते हैं। अब जुन का फाइनल टेस्ट लिया जाता है। उसके सामने एक बहुत ऊंची दीवार होती है, जिस पर पहले के हंटर्स के हाथों के निशान बने होते हैं। ये उन लोगों के निशान थे जो कभी दीवार की चोटी तक नहीं पहुंच पाए। जुन गहरी सांस लेता है और अपनी पूरी ताकत के साथ ऊपर की तरफ छलांग लगा देता है। अगले ही पल वो बिजली की रफ्तार से सीधा दीवार की सबसे ऊपर वाली जगह तक पहुंच जाता है और वहां अपना हाथ का निशान छोड़ देता है। ये देखकर पूरी टीम हैरान रह जाती है। किसी ने भी इतनी जबरदस्त जंप की उम्मीद नहीं की थी। शॉप में वापस आने के बाद मारी उन्हें उनके सबसे खतरनाक दुश्मन के बारे में बताती है। उस डीमन का नाम चुंग शिन होता है, जो पहले भी उन सबको बुरी तरह हरा चुका है। मारी उसका एक स्केच दिखाती है, लेकिन ड्राइंग इतनी खराब होती है कि जुन अपनी हंसी ही नहीं रोक पाता। फिर वो खुद पेंसिल उठाता है और कुछ ही मिनटों में चुंग शिन की बिल्कुल असली जैसी तस्वीर बना देता है। उसकी ड्राइंग देखकर सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद जुन को शॉप के बेसमेंट में ले जाया जाता है, जहां डीमन हंटर्स ट्रेनिंग करते हैं। हर दिन वो कड़ी मेहनत करता है। धीरे धीरे उसकी बॉडी पहले से काफी स्ट्रांग हो जाती है और उसके हाथों में भी मसल्स दिखने लगते हैं। एक दिन उसकी ट्रेनिंग हाना के साथ होती है, लेकिन जैसे ही जुन उसके सामने आता है, उसका ध्यान ट्रेनिंग से ज्यादा हाना पर चला जाता है। वो बार बार उसी को देखता रहता है और इसी वजह से ट्रेनिंग में भी गलतियां करने लगता है। हाना तुरंत समझ जाती है कि जुन का ध्यान कहीं और है। कुछ दिन बाद जब पूरी टीम एक ग्रुप फोटो लेने वाली होती है, तब जुन जानबूझकर हाना के बिल्कुल पास खड़ा होने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है, हाना उसे इतनी जोर से धक्का देती है कि वो सीधा हवा में उछल जाता है। बाद में चोई उसे बताता है कि हाना किसी को भी टच करती है तो उसकी यादें देख लेती है। इसी वजह से वो बिना जरूरत किसी को अपने पास आने नहीं देती। ये बात सुनकर जुन समझ जाता है कि अगर उसे हाना के करीब जाना है तो उसे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन स्कूल में हाकू का गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका होता है। उसकी यादें मिटा दी गई थीं, इसलिए उसे याद ही नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या था। वो एक बार फिर जुन को सबके सामने जलील करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सामने वही पुराना कमजोर जुन नहीं था। जैसे ही हाकू उस पर हाथ उठाता है, जुन आसानी से उसका अटैक रोक देता है और कुछ ही सेकंड में उसे हरा देता है। उसके बाद वो हाकू को सख्त चेतावनी देता है कि आज के बाद कभी किसी कमजोर को परेशान करने की हिम्मत मत करना। ये सब देखकर स्कूल के सारे स्टूडेंट्स सन्न रह जाते हैं। सबसे बड़ा झटका उन्हें इस बात का लगता है कि जुन अब बिना स्टिक के चल रहा था। सिर्फ चल ही नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा तेज भाग भी सकता था। उसके दोस्त भी उसकी स्पीड और एथलेटिक स्किल्स देखकर हैरान रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद जुन एक और स्टूडेंट को बुलिंग से बचाता है और गुंडों को अच्छा सबक सिखा देता है। अब उसके अंदर पहले वाला डर बिल्कुल खत्म हो चुका था। अपनी नई जिंदगी की खुशी में वो पहली बार साइकिल चलाना भी सीख लेता है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कुछ ही वक्त बाद टीम को एक इमरजेंसी सिग्नल मिलता है। एक लेवल 3 डीमन एक छोटी लड़की की सोल अब्सॉर्ब करने की तैयारी कर रहा होता है।
जैसे ही आसमान से एक रोशनी की बीम दिखाई देती है, जुन बिना वक्त गवाए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचते ही उसका सामना उस खतरनाक डीमन से हो जाता है। जैसे ही जुन उस डीमन को छूता है, उसके दिमाग में यादों का तूफान आ जाता है। उसे पता चलता है कि इसी डीमन ने उस छोटी लड़की के माँ बाप का कत्ल किया था। ये सच देखते ही जुन का खून खौल उठता है। वो उसी वक्त डीमन को खत्म कर देना चाहता है, लेकिन हाना और बाकी हंटर्स उसे रोक लेते हैं। वो समझाते हैं कि अगर डीमन को इसी वक्त मार दिया गया तो जिस मासूम इंसान के शरीर में वो छिपा हुआ है उसकी भी जान चली जाएगी। ये बात सुनकर जुन अपना गुस्सा मुश्किल से कंट्रोल करता है। फिर पूरी टीम मिलकर उस डीमन को उस इंसान के शरीर से अलग कर देती है। उसके बाद उस डीमन को स्पिरिट वर्ल्ड भेज दिया जाता है, जहां बुरी आत्माओं को उनके गुनाहों की सजा दी जाती है। जुन और पूरी टीम मिशन खत्म करके वापस लौट रहे होते हैं। तभी अचानक हाना का हाथ गलती से जुन को छू लेता है। जैसे ही ऐसा होता है, जुन की पुरानी यादें हाना के सामने आने लगती हैं। उन यादों में एक भयानक कार एक्सीडेंट दिखाई देता है जिसमें जुन के माँ बाप की मौत हो गई थी। लेकिन यादें देखने के बाद हाना को लगता है कि ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं था। उसे शक होता है कि ये सब पहले से प्लान किया गया था, क्योंकि जुन के पिता को मेयर से जुड़ी कुछ बहुत ही खतरनाक सच्चाइयों का पता चल गया था। सच का पता लगाने के लिए चॉई जुन का आईडी कार्ड लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां से वो उस एक्सीडेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट निकलवाता है। रिपोर्ट में लिखा होता है कि जुन के माँ बाप नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे, लेकिन रिपोर्ट की बातें बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं लगती। उल्टा हर सबूत ये इशारा कर रहा था कि एक्सीडेंट को जानबूझकर अंजाम दिया गया था। उसी रात हाना और जुन कुछ वक्त साथ बिताते हैं। बातें करते करते दोनों के बीच एक अलग ही कनेक्शन बनने लगता है। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था, बल्कि धीरे धीरे उनके दिल एक दूसरे के करीब आ रहे थे। जुन काफी दिनों बाद इतना खुश महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। दूसरी तरफ हाकू के अंदर जुन के लिए नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक दिन वो जुन को पकड़ लेता है और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। गुस्से में हाकू धमकी देता है कि वो जुन और उसके दोस्तों को दुनिया से हमेशा के लिए मिटा देगा, यहाँ तक कि लोग उनका नाम तक भूल जाएंगे। जुन समझ ही नहीं पाता कि हाकू उससे इतनी नफरत क्यों करता है। तभी अचानक जमीन से एक तेज रोशनी निकलती है। उसी पल जुन के अंदर एक जबरदस्त एनर्जी फूट पड़ती है। स्पिरिट वर्ल्ड में बैठी बुजुर्ग गार्डियन भी तुरंत महसूस कर लेती है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसे लगता है जैसे दोनों दुनियाओं के बीच का बैलेंस हिलने लगा हो। असल में जुन अपने जज्बातों पर कंट्रोल खो चुका होता है और अनजाने में अपनी एक बहुत ही खतरनाक पावर को जगा देता है। सिचुएशन की सीरियसनेस समझते ही गार्डियंस तुरंत डीमन हंटर्स को खबर देते हैं। पूरी हंटर टीम बिना देरी किए वहां पहुंच जाती है, लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं तब तक जुन पूरी तरह अपना होश खो चुका होता है। वो गुस्से में हाकू पर लगातार हमला कर रहा होता है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। चॉई और हाना मिलकर किसी तरह उसे रोक लेते हैं। सब कुछ शांत होने के बाद जुन टूट जाता है। वो चॉई के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसके अंदर का डर, गुस्सा और बेबसी एक साथ बाहर आ जाती है। इस इंसिडेंट के बाद सबको समझ आ जाता है कि जुन अभी तक अपनी पावर्स को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया है, और जब तक वो अपने इमोशंस पर काबू पाना नहीं सीखेगा तब तक वो एक सच्चा डीमन हंटर नहीं बन सकता। अगले दिन पुलिस स्टेशन में स्कूल का एक करप्ट टीचर झूठी गवाही देता है। वो हाकू को बेचारी साबित करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेयर का बेटा है। नतीजा ये होता है कि पूरा इल्जाम जुन के सिर पर डाल दिया जाता है। एक औरत उसे बुरा भला कहती है और ताना मारती है कि जिस बच्चे के माँ बाप नहीं होते उसमें तमीज भी नहीं होती। इतने में एक आदमी गुस्से में आकर जुन को जोर से थप्पड़ मार देता है। उसकी नाक से खून बहने लगता है। उस वक्त जुन को लगता है जैसे इस दुनिया में उसका कोई अपना ही नहीं है। जब वो उदास होकर घर लौटता है तब तक स्कूल की शिकायत उसके नाना नानी तक भी पहुंच चुकी होती है। पहले तो दोनों बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि जुन को ज्यादा चोट नहीं लगी, उनकी जान में जान आ जाती है। तभी जुन उन्हें एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर दोनों की आंखें भर आती हैं। वो कहता है कि उसकी टांग अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है। ये सुनते ही नाना और नानी खुशी से रो पड़ते हैं। तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और सालों का दर्द आंसुओं के साथ बाहर आ जाता है। दूर खड़ी हाना ये सब देख रही होती है। उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। दिल ही दिल में वो सोचती है काश कोई उसे भी इसी तरह अपना समझकर गले लगा लेता। अगली सुबह चॉई बहुत जल्दी उठकर ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो अपनी जबरदस्त ताकत दिखाते हुए जुन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने की प्रैक्टिस करवाता है। स्कूल में भी अब जुन सबके लिए अट्रैक्शन का सेंटर बन चुका होता है। उसके नए हेयर स्टाइल और बदले हुए कॉन्फिडेंस ने उसकी पर्सनालिटी को पूरी तरह बदल दिया था। कई स्टूडेंट्स उसे पहचान ही नहीं पाते। कुछ लड़कियां तो चुपके चुपके उसकी तरफ देखकर उसकी तारीफ भी करने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक जमीन फटने लगती है। उस दरार में से एक अजीब सी रोशनी बाहर निकलती है। क्यूरियोसिटी में जुन उस रोशनी को छू लेता है और बिना जाने ही वो एक खास एंटी डेमन टेरिटरी एक्टिवेट कर देता है। ये देखकर पूरी हंटर टीम हैरान रह जाती है, क्योंकि अब तक उनमें से कोई भी अपनी मर्जी से टेरिटरी क्रिएट नहीं कर पाया था। उसी वक्त सबको समझ आ जाता है कि टेरिटरी समन करना शायद जुन की यूनिक पावर है। इसी दौरान एक और खतरनाक डीमन एक औरत के शरीर पर कब्जा कर लेता है। उसका पति बिल्कुल भी समझ नहीं पाता कि उसकी बीवी के अंदर अब कोई और रह रहा है। डीमन धीरे धीरे अपनी चाल चलना शुरू करता है। वो औरत अपने पति के लिए ड्रिंक बनाती है और जानबूझकर उसमें पीनट्स मिला देती है। उसे अच्छी तरह पता होता है कि उसके पति को पीनट से बहुत खतरनाक एलर्जी है। जैसे ही वो ड्रिंक पीता है उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगती है। वो घबराकर अपनी दवा ढूंढने भागता है, लेकिन
लेकिन पीछे खड़ी औरत जोर जोर से हंसने लगती है। कुछ ही पलों में बेचारा आदमी दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद वो औरत बिल्कुल शांत होकर अपना फोन निकालती है और उसके अकाउंट से बहुत सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती है। हर बुरे काम के साथ उसके अंदर का डीमन और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था। कुछ देर बाद जब वो शीशे के सामने खड़ी होती है तब उसके रिफ्लेक्शन में से एक डरावना हाथ बाहर निकलता है और उसके गले की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर की जगह एक पागलपन भरी हंसी होती है। अब डीमन ने उसके शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। थोड़ी देर बाद वो एक शॉपिंग मॉल पहुंचती है। जैसे ही वो मॉल के अंदर कदम रखती है, बिना जाने ही जुन की बनाई हुई टेरिटरी एक्टिवेट हो जाती है। उसी पल जुन और हाना दोनों को महसूस हो जाता है कि आसपास कोई बहुत खतरनाक डीमन मौजूद है। पूरी हंटर टीम तुरंत मिशन के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में चॉई जुन को चेतावनी देता है कि लेवल 3 डीमन से लड़ना बिल्कुल आसान नहीं होता। ऐसे डीमन सिर्फ चुराई हुई सोल्स की पावर ही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हंटर्स के मूव्स का अंदाजा भी पहले से लगा लेते हैं। मॉल के अंदर डीमन उस औरत के शरीर में रहते हुए आराम से घूम रहा होता है। तभी उसकी नजर एक कर्मचारी के गले में पहनी हुई नेकलेस पर पड़ती है। वो बिना सोचे समझे नेकलेस छीन लेती है। इससे पूरे मॉल में हंगामा मच जाता है और सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। इसी बीच जुन डीमन को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक उसे एक बहुत ही अजीब और बदबूदार गंध महसूस होती है। उसी गंध से उसे अंदाजा हो जाता है कि डीमन आसपास ही छिपा हुआ है। वो उस गंध का पीछा करते हुए एक खाली एलिवेटर के पास पहुंचता है और अगले ही पल उसका सामना उस खतरनाक डीमन से हो जाता है। जुन कुछ समझ पाता उससे पहले ही डीमन उस पर जबरदस्त हमला कर देता है। अटैक इतना अचानक होता है कि जुन संभल ही नहीं पाता। डीमन धीरे धीरे उसके करीब आता है और उसकी सोल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त हाना बिजली की रफ्तार से वहां पहुंचती है। वो हवा में उछलकर एक जबरदस्त फ्लाइंग किक डीमन के चेहरे पर मारती है, लेकिन ये दुश्मन उन सबसे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। वो आसानी से हाना के हर अटैक का जवाब दे देता है और पलटवार करना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में हाना डिफेंसिव हो जाती है। आखिरकार डीमन उसका गला पकड़ लेता है। फिर वो हाना के बीते हुए दर्दनाक पल सबके सामने लाना शुरू कर देता है। तब सच्चाई सामने आती है कि बचपन में हाना ने अपना पूरा परिवार खो दिया था। पॉइजनिंग की एक घटना में उसके घर के सब लोग मर गए थे, सिर्फ हाना ही जिंदा बच पाई थी। डीमन जानबूझकर उसके पुराने जख्म हरे करके उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करता है। ये सब सुनकर जुन का दिल भी टूट जाता है। तभी सही वक्त पर चोई वहां पहुंचता है। वो पूरी ताकत के साथ डीमन को एक इतना जबरदस्त पंच मारता है कि वो सीधा दूर जा गिरता है। उसके अटैक की पावर देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। अब हंटर टीम मिलकर डीमन को औरत के शरीर से अलग करने ही वाली होती है, लेकिन तभी पुलिस मॉल में पहुंच जाती है। सिचुएशन को समझते ही चोई तुरंत एलिवेटर रोक देता है ताकि पुलिस का ध्यान कुछ देर के लिए भटक जाए। इसी मौके का फायदा उठाकर टीम उस पोजेस्ड औरत को चुपचाप बाहर निकाल लेती है। बाद में उसे मारी की गाड़ी में बैठाकर वहां से सुरक्षित ले जाया जाता है। मिशन तो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन हाना के दिल के पुराने जख्म दोबारा ताजा हो चुके होते हैं। शॉप के बेसमेंट में जाकर वो अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर निकालने लगती है। हर पंच के साथ उसके बचपन की यादें उसके दिमाग में घूम रही होती हैं। उसका दर्द देखकर जुन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हाना साफ कह देती है कि दोबारा कभी उसके बचपन की बात मत करना, और मजाक में ये भी कह देती है कि अगर दोबारा ऐसा किया तो इस बार वो उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देगी। ये सुनकर जुन एक पल के लिए सच में घबरा जाता है, लेकिन अगले ही पल वो कुछ ऐसा बोल देता है कि हाना अपनी हंसी रोक ही नहीं पाती। काफी दिनों बाद पहली बार हाना के चेहरे पर दिल से मुस्कान आती है। फिर वो प्यार से जुन के हाथ को छू लेती है। ये छोटा सा टच जुन के लिए किसी सपने से कम नहीं था। अब उसके दिल में हाना के लिए फीलिंग्स और भी गहरी हो चुकी थी। कुछ वक्त बाद बेसमेंट में घूमते वक्त जुन की नजर एक पुरानी फोटो पर पड़ती है। फोटो देखते ही वो रुक जाता है, क्योंकि उसका कनेक्शन उसके माँ बाप के कार एक्सीडेंट से होता है। वो तुरंत चोई से पूछता है कि ये तस्वीर उनके पास आई कहां से। जैसे जैसे वो फोटो को ध्यान से देखता है, उसके दिमाग में एक खौफनाक सच उभरने लगता है। अब उसे यकीन होने लगता है कि उसके माँ बाप की मौत कोई आम रोड एक्सीडेंट नहीं थी, किसी ने उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया था। ये सच जुन को अंदर तक हिला देता है। वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाता, जोर जोर से चिल्लाने लगता है और पूछता है कि इतनी बड़ी बात उससे इतने सालों तक क्यों छुपाई गई। हाना उसे शांत करते हुए समझाती है कि अगर उन्होंने पहले ही सब कुछ बता दिया होता तो उसका दर्द और भी बढ़ जाता, लेकिन उस वक्त जुन किसी की बात सुनने की हालत में नहीं था। दुखी और गुस्से से भरा हुआ वो अपने दोस्तों वुंग और जे को फोन करता है। उसके बाद वो साइकिल लेकर सीधा उस जगह पहुंच जाता है जहां सालों पहले उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ था। उसे उम्मीद थी कि शायद वहां जाकर उसकी कुछ और यादें वापस आ जाएंगी, लेकिन उल्टा वो खुद ही एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बच जाता है। अपने ख्यालों में इतना खोया होता है कि तेज रफ्तार गाड़ी उसके बिल्कुल करीब आ जाती है। आखिरी पल में वो बच तो जाता है, लेकिन पूरी तरह टूट चुका होता है। उसके दोस्त उसे संभालते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। अगले दिन हाना खुद उससे मिलने आती है। इस बार वो उसे पूरी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि उसके माँ बाप की मौत की असली बात सिर्फ इसलिए छुपाई गई थी ताकि उसकी हिफाजत हो सके। साथ ही वो ये वादा भी करती है कि सच को सामने लाने में वो हर कदम पर उसका साथ देगी। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी जुन के नाना वहाँ आ जाते हैं। वो हाना के बारे में पूछते हैं। बिना सोचे समझे जुन तुरंत बोल देता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड
गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही उसके नाना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन हाना का चेहरा देखने लायक होता है। वो तुरंत जुन को घूरती है और पूछती है कि उसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। थोड़ी देर बाद दोनों जुन के कमरे में जाते हैं। वहाँ जुन एक ड्राइंग दिखाता है जो उसने उस रात की गाड़ी का बनाया था। हाना अपनी पावर इस्तेमाल करती है और दोनों उस ड्राइंग के जरिए उस रात की यादों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। अंदर जाने से पहले हाना उसे एक जरूरी चेतावनी देती है। वो कहती है कि यादों की दुनिया में किसी भी चीज को छूना मत। अगर पास्ट की किसी भी घटना में दखल दिया तो उसके बहुत खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। दोनों धीरे धीरे उस रात की यादों को देखना शुरू करते हैं और तब उनके सामने एक ऐसा सच आता है जो सब कुछ बदल देता है। जिनके माँ बाप की मौत के पीछे एक रहस्यमयी लड़का था। उसके चेहरे पर मास्क था और उसका नाम था चुंगशिन। ये वही खतरनाक डीमन था जो इंसानों की सोल्स इकट्ठा करता था। उसकी आंखों में जलती हुई आग जैसी चमक थी। लेकिन सबसे डरावनी बात अब होती है जब चुंगशिन उन दोनों की मौजूदगी महसूस कर लेता है। वो सीधा हाना की तरफ देखकर धमकी देता है कि अब उसे उनके असली शरीर का भी पता चल जाएगा और बिना एक पल गवाए वो उन पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान चुंगशिन अचानक जुन को पहचान लेता है। तब एक और हैरान कर देने वाला राज सामने आता है। ये वही शख्स था जो सालों पहले उस इंसिडेंट के दौरान भी मौजूद था। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। उन्हें पता चलता है कि चुंगशिन के पास एक जादुई फोन भी है। उस फोन की मदद से वो यादों की दुनिया और असली दुनिया के बीच आना जाना कर सकता है। ये पावर उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। लड़ाई और तेज हो जाती है। इस दौरान जुन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि हाना समझ जाती है अगर वो एक सेकंड भी और रुकी तो दोनों की जान जा सकती है। वो तुरंत जुन को लेकर मेमोरी वर्ल्ड से बाहर निकल आती है। रियल वर्ल्ड में लौटते ही जुन का गुस्सा फिर से फूट पड़ता है। वो इसी वक्त चुंगशिन से बदला लेना चाहता था, लेकिन हाना उसे रोक लेती है। वो समझाती है कि चुंगशिन कोई आम डीमन नहीं बल्कि लेवल 4 डीमन है और अभी जुन उसका सामना करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। वो उसे उसके नाना नानी की याद दिलाती है। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं बचेगा। ये बात सुनकर जुन चुप तो हो जाता है, लेकिन उसके दिल में बदले की आग पहले से भी ज्यादा भड़क चुकी होती है। शॉप वापस आने के बाद जुन की मुलाकात चोई से होती है। यही चोई उसके सामने एक और हैरान कर देने वाली सच्चाई रखता है। अब तक जितने भी सबूत उनके हाथ लगे थे उनसे ये शक और भी मजबूत हो चुका था कि मेयर शिन म्यूंग का भी जुन के माँ बाप की मौत से सीधा कनेक्शन था। ये बात सुनते ही जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन चोई उसे शांत करता है और वादा करता है कि वो असली गुनहगारों को किसी भी कीमत पर कानून के सामने लाकर रहेगा। उस दिन के बाद से दोनों एक टीम की तरह मिलकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। रात को जुन अपने कमरे में अकेला बैठा बार बार उस आदमी का चेहरा याद करने की कोशिश करता है जिसे उसने मेमोरी वर्ल्ड में देखा था। सोचते सोचते अचानक उसके दिमाग में एक नाम फ्लैश होता है। उसे एक पार्किंग लॉट का नाम याद आ जाता है जो शायद उस संदिग्ध का छिपा हुआ अड्डा हो सकता था। वो तुरंत चोई को फोन करता है। दोनों बिना वक्त गंवाए उस पार्किंग लॉट की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर जुन हर कोने की तलाशी लेना शुरू कर देता है। काफी देर ढूंढने के बाद उसे एक जली हुई स्कूल यूनिफॉर्म मिलती है। ये देखकर दोनों का शक और भी गहरा हो जाता है। थोड़ी देर और तलाश करने पर उन्हें एक बुरी तरह से जली हुई लाश भी मिलती है। अब लगभग यकीन हो चुका था कि इन सब के पीछे चुंगशिन का ही हाथ है, लेकिन दूसरी तरफ मेयर शिन म्यूंग पुलिस और अथॉरिटीज पर दबाव बना रहा था ताकि इन्वेस्टिगेशन को वहीं दबा दिया जाए। इसी बीच स्पिरिट वर्ल्ड में भी एक बड़ी मीटिंग चल रही होती है। एक रहस्यमयी और बहुत ही ताकतवर औरत वाईजेन के सामने आती है। वो सख्त लहजे में कहती है कि डीमन हंटर्स बार बार रूल्स तोड़ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनसे हंटर का दर्जा हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा। ये चेतावनी सुनते ही सबकी टेंशन बढ़ जाती है। इस वक्त जुन और मारी के नाम पर 2 वार्निंग्स हो चुकी होती हैं, जबकि चोई और हाना के अकाउंट में 4 वार्निंग्स जमा हो चुकी होती हैं। मतलब अगर उनसे एक और गलती हुई तो वो हमेशा के लिए डीमन हंटर्स की टीम से निकाल दिए जाएंगे। तभी वाईजेन एक ऐसी बात बोल देता है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। उसका कहना था कि जुन को टीम से हटा देना चाहिए। उसके हिसाब से जुन के अंदर बदले और गुस्से की भावना बहुत ज्यादा है और अगर उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन वो खुद भी उन्हीं डीमंस जैसा बन सकता है जिनसे वो लड़ रहा है। लेकिन उस चर्चा का कोई नतीजा निकल पाता। उससे पहले ही एक और खतरनाक जंग शुरू हो जाती है। हाना और चोई मिलकर चुंगशिन का सामना करते हैं। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन चुंगशिन उन दोनों से कई गुना ज्यादा ताकतवर निकलता है। लड़ाई के बीच वो एक और इंसान की जान ले लेता है और उसकी सोल अब्सॉर्ब कर लेता है। जैसे ही उसके अंदर एक और सोल समाती है, उसकी पावर और भी कई गुना बढ़ जाती है। अब पूरी फाइट का रुख ही बदल चुका था। चुंगशिन आसानी से हाना को बुरी तरह जख्मी कर देता है। चोई भी उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता और जमीन पर जा गिरता है। कुछ ही मिनटों में दोनों हंटर्स बुरी तरह हार चुके होते हैं। दूर खड़ा जुन ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। उसी वक्त उसे चोई की एक पुरानी बात याद आती है। चोई ने कहा था, ब्लू स्मोक जिंदगी की निशानी होती है, ब्लैक स्मोक डीमंस की और ग्रीन स्मोक उन फंसी हुई सोल्स की जो आजाद होना चाहती हैं। इसी के साथ इस कहानी का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। तो जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे वीडियो भी उतनी ही जल्दी आएगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी ही एक और स्टोरी के साथ।